सो रिवीजन डे 2। आज हम लोगों का टारगेट है, हम चैप्टर 10 करेंगे जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स है, और चैप्टर 2 जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे पहले टू बिगिन विद, ये दो जो टर्म्स होती हैं, एक फाइनेंस और एक मार्केट, हमें ये दो टर्म पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, ठीक है, और मार्केट से रिलेट मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक्सचेंज मैकेनिज्म चलता है। तो फाइनेंस का एक्सचेंज हमारे लिए फाइनेंशियल मार्केट हुआ ना। फाइनेंस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो फाइनेंशियल मार्केट हुआ, राइट। यानी कि जिनके पास सरप्लस है, जिनके पास सरप्लस फंड्स है, और जिनके यानी कि सरप्लस फंड का मतलब वो उनकी सेविंग्स हैं, और जिनके पास हु नीड्स मनी, यानी कि जिनको बोरोइंग्स करनी है, ठीक है, इनके बीच में इन दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है वो फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है। ये होता है बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट। तो हम क्या कहेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा मार्केट जहाँ पर हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म चल रहा है फॉर फाइनेंसिंग, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। ये जो पूरा प्रोसेस हमारा चल रहा है, दिस इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है उसके बीच में पूरा लिंक हमारा फाइनेंशियल मार्केट प्रोड्यूस कर रहा है। अब फाइनेंशियल मार्केट हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है कैपिटल मार्केट, एक होता है मनी मार्केट, ठीक है। एनी आइडिया? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ, मनी मार्केट जो भी हमारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि लेस देन 1 ईयर होता है वो मनी मार्केट है, और जो भी मोर देन 1 ईयर चल रहा है वो कैपिटल मार्केट है। ये एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। बाकी फंक्शंस ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द फर्स्ट फंक्शन इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू अ प्रोडक्टिव यूज। मतलब आप जो भी सेविंग्स हैं उनको मोबिलाइज करके एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से लेके जा रहे हो कि उसका प्रोडक्टिव यूज हो। किसी भी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं या कोई भी सिक्योरिटीज होती हैं, उनकी प्राइस डिस्कवरी कैपिटल मार्केट के थ्रू ही होती है। इवन आपके बैंक्स में सेविंग अकाउंट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट हो गया, या किसी कंपनी के शेयर्स हो गए, उनके मार्केट में क्या प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्या कॉस्ट रहेगी, क्या उसका इंटरेस्ट रहेगा, दिस इज ऑल फैसिलिटेटेड बाय फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। अब क्योंकि ये एक ऑथेंटिकेटेड मार्केट है, एस्टैब्लिश्ड मार्केट है, तो बाय डूइंग ट्रांजेक्शन्स थ्रू फाइनेंशियल मार्केट ये आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी रिड्यूस करती है, क्योंकि आपको एक सेटअप मिला हुआ है, ठीक है। आपके जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट्स मतलब मेरे पास किसी बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो मेरी फाइनेंशियल एसेट है। मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट है। तो उसमें हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। हमारे फाइनेंशियल एसेट्स को वी कैन ईजिली कन्वर्ट इट इनटू दी लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म मतलब कैश के फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट में फंक्शंस आ जाते हैं। फिर हमें बात करते हैं कि जो हमारे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है उनके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। हमने कहा कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स में है, तो आपके जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक कॉल मनी, कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये
सभी आपके सिर्फ नाम है, इनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में नहीं है, बुक में दिया हुआ है। एंड पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, अभी मत पढ़ो चाहे, लेकिन आगे इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि COT में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बट अभी हम सिर्फ बोर्ड्स को टारगेट करके कर रहे हैं, तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात हम करते हैं कि जो मनी मार्केट होती है उसके मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं। उसमें जनरल पब्लिक बहुत रेयर होता है, जनरल पब्लिक उसके पार्टिसिपेंट्स में नहीं आती। मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स हो गए, रिजर्व बैंक हो गया यानी कि सेंट्रल बैंक हो गया, जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, लार्ज कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, ये सब हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमारा रिस्क बहुत कम होता है लेकिन रिटर्न भी फिर कम होता है। ये तो हमने बचपन में भी पढ़ा है ना बिजनेस स्टडीज़ में, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को हमें बहुत डिटेल में करना है। तो जो कैपिटल मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट में हमारे सारे लॉन्ग टर्म होते हैं, मीडियम टर्म होते हैं। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जनरल पब्लिक भी होती है, ठीक है। तो ये सब हमारे हैं। अब कैपिटल मार्केट में क्या उसके फीचर्स हैं या क्या नेचर हम कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं। ये लिंक करता है दोज हु सेव मनी एंड दोज हु नीड मनी। इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आते हैं, जबकि मनी मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही ज़्यादातर आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमीडियरीज की ज़रूरत हमें कैपिटल मार्केट में पड़ती है, ठीक है। फिर वैसे तो मनी मार्केट हो या कैपिटल मार्केट हो, दोनों में ही गवर्नमेंट रूल्स पूरे होते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स मोस्टली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट गवर्न करता है, जबकि कैपिटल मार्केट को गवर्न करने के लिए हमारे पास सेबी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कुछ कॉरपोरेट लॉज हैं, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, ये सब है। तो वाई कैपिटल मार्केट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। कैपिटल मार्केट हमारी कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है, मनी सप्लाई चेन को बनाने में, क्रेडिट क्रिएशन में, अगर तुम इसको अपने इकोनॉमिक्स से लिंक करोगे तो इन सब में हेल्प करती है। कैपिटल मार्केट के थ्रू जो भी सिर्फ डोमेस्टिक में ही नहीं, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में भी हेल्प हो जाती है, ठीक है। ये सेविंग्स इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में हेल्प करती है। तो ये सारा हमारा कैपिटल मार्केट में इम्पोर्टेंस में आ जाता है। अब हम कैपिटल मार्केट के दो तरह होते हैं। कैपिटल मार्केट में एक होता है हमारे पास प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट मतलब न्यू इशू मार्केट, न्यू इशू मार्केट। जबकि सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है, जो ऑलरेडी इशूड मार्केट है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में जनरली हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए रेज होता है, मीडियम टर्म बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। इसे हम गोइंग पब्लिक भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में जैसे ही हम एंटर कर जाते हैं तो हमें कहते हैं कि हम गोइंग पब्लिक, मतलब जनरल पब्लिक से अब हम डील कर रहे हैं, ठीक है। होने को स्टॉक एक्सचेंज में भी जनरल पब्लिक डील करते हैं, लेकिन वहाँ पे कंपनी इंटरैक्ट नहीं कर रही ना उनसे। प्राइमरी मार्केट में कंपनी इज इंटरैक्टिंग विद जनरल पब्लिक, तो इसलिए हम इसे गोइंग पब्लिक कहते हैं, ठीक है। इसके मेन दो फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन क्या है प्राइमरी मार्केट का, कि इट फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स। जो भी हमारे इन्वेस्टेबल फंड्स हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए वो एंटरप्रेन्योर्स को दे रहे हैं। भाई क्या हो रहा है, मेरे पास पैसा है, किसी कंपनी ने इशू निकाला अपना, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या हो रहा है कि जो भी हमारे इन्वेस्टेबल फंड्स हैं, जो भी मेरे पास सरप्लस फंड्स हैं, वो मैं किसी एंटरप्रेन्योर को दे रही हूँ, तो उससे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रहा है। दूसरा, जो हमारी सिक्योरिटीज़ मार्केट है, उस सिक्योरिटीज़ मार्केट में भी हमारा एक हैबिट ऑफ सेविंग डेवलप हो रही है, ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन हुए, जनरली बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज। इसमें हम इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब लेते हैं। जनरली हमें इस फंड का यूज़ कहाँ करना होता है, कोई भी न्यू बिजनेस को सेटअप करने में या एक्सपेंशन करने में, डाइवर्सिफिकेशन में,
या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को मॉडर्नाइज करने में, इन सब में हमारा होता है। ठीक है, अब हमारे पास प्राइमरी मार्केट में जो मेजर हैं वो क्या क्या होते हैं? एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और कौन कौन से होते हैं? राइट इश्यूज एंड प्रेफरेंशियल इश्यूज। आईपीओस हमारे दो तरह से हो सकते हैं। एक होता है फिजिकल फॉर्म में इनिशियल पब्लिक ऑफर। तुमने कई बार सुना होगा इस कंपनी के शेयर्स ने आईपीओ निकाला, इस कंपनी ने आईपीओ निकाला। कॉमर्स के बच्चों इतनी न्यूज़ पता ध्यान दिया ही होगा ना, इस कंपनी का आईपीओ आया, इस कंपनी का क्या मतलब है आईपीओ का? कि पहली बार उन्होंने अपने शेयर्स, पहली जरूरी नहीं है वो पहली बार ही हो। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब whenever they want to issue shares, whenever they want to raise money, they issue firstly by public। ठीक है, अब वो फिजिकल फॉर्म में भी आता है, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, या फिर वो आपका EIPOs भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब ईमेल्स के थ्रू या इस तरह का कोई भी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है उसके थ्रू। ठीक है, मार्केटिंग के थ्रू भी हो सकता है। देयर आर सो मेनी वेज। ठीक है, बट इनिशियल पब्लिक ऑफर का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि पब्लिक एट लार्ज से फंड रेज कर लें। ठीक है, फिर जब हमारा राइट इश्यूज होता है तो राइट इश्यूज और एक होते हैं बोनस इश्यूज। राइट इश्यूज और बोनस इश्यूज में क्या डिफरेंस है? दोनों ही हाँ, क्या कहते हैं उसे, पैसे लेते हो लेकिन बोनस में फ्री ऑफ चार्ज होता है। राइट इश्यूज एंड बोनस इश्यू में डिफरेंस ये है कि राइट इश्यूज के बदले वो पैसा देते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं दे पे फॉर दैट, जबकि बोनस इश्यू में दे डोंट पे फॉर इट। ठीक है, दोनों में ही है, जैसे कि 2 शेयर पे 1 बोनस शेयर कंपनी। हाँ, वो राइट इश्यूज में भी हो सकता है, 2 पर 1 राइट मिल गया, दोनों में हो सकता है बेटा। वो पे तो राइट इशू, मैं वही तो कह रही हूँ कि रेशियो वाली चीज़ कितने पे इतने दिया, वो तो दोनों में हो सकती है। मान लो हमने कहा 2:1 है, तो 2:1 का मतलब होगा जिसके पास 2 शेयर्स हैं उसको 1 शेयर का राइट मिल गया या 1 बोनस मिल गया। डिफरेंस क्या है कि राइट इश्यूज में शेयर होल्डर्स हैव टू पे मनी टू द कंपनी, इन द बोनस इशू दे डोंट नीड टू पे एनीथिंग। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि बोनस में बोनस और राइट इश्यूज में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दोनों ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। ठीक है, राइट इश्यूज में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता शेयर होल्डर्स पे कि दे हैव टू परचेज। इफ दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट दे हैव एन ऑप्शन टू डिक्लाइन द ऑफर, और दे मे ट्रांसफर दिस ऑफर टू अनदर पर्सन हु आर नॉट ऑलरेडी शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनी। मान लो मेरी कंपनी है, मैंने राइट इशू निकाला, तुम मेरे शेयर होल्डर हो, मैंने तुम्हें राइट्स दिए, यू डोंट वांट टू परचेज बट दे वांट टू परचेज, तो तुम अपने राइट्स इनको ट्रांसफ़र कर सकते हो। दे पे मनी फॉर दैट टू यू, नॉट टू मी। ठीक है, तो दिस इज राइट इश्यूज। फिर प्रेफरेंशियल इश्यूज। प्रेफरेंशियल इशू का मतलब हो गया कि हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब हमने कुछ प्रेफरेंशियल लोग हैं, जैसे कि हमने अकाउंटिंग में याद है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसमें हम असेट्स परचेज करने के लिए अंडर राइटर्स को, प्रमोटर्स को बिजनेस परचेज करने के लिए दे रहे थे ना। हाँ, लोग तो दे देते थे शेयर। हाँ, तो इन सबको हम जो दे रहे हैं शेयर्स और डिबेंचर्स, वो हमारे लिए प्रेफरेंशियल इश्यूज हैं, जो टेक्निकल नो हाउ के लोग हैं उन सब के लिए। ठीक है, जिनके एक्सचेंज में हमें सर्विस मिलती है, कोई प्रोडक्ट मिलता है। हाँ बिल्कुल, जिनके एक्सचेंज में हमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस मिल रहा है। फिर एक ऑफर फॉर सेल भी होता है। ऑफर फॉर सेल में क्या हुआ, ये भी हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफर का एक तरीका है। ऑफर फॉर सेल में हम क्या कर रहे हैं, इसमें इंटरमीडियरी होते हैं। मान लो मेरी कंपनी है, मैंने शेयर्स इशू किए, मैंने आपको दिए और आपने मेरे से लेके फिर जनरल पब्लिक को इशू किए और आपने उनको एक सेल प्राइस दिया। तो जनरल पब्लिक इज नॉट डीलिंग डायरेक्टली विद मी, जनरल पब्लिक इज सब्सक्राइबिंग शेयर्स विद दिस चैनल। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऑफर फॉर सेल। फिर होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब हम प्राइवेटली, हमने स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, कमर्शियल बैंक्स हो गए। लोगों को करा
हाँ, तो ये जो हमारे स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उन्हीं को अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो गई। तो प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल इशू में क्या डिफरेंस हो गया कि प्राइवेट प्लेसमेंट में हम उन सिलेक्टेड लोगों को, सिलेक्टेड सेगमेंट को दे रहे हैं कि हम सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने शेयर्स इशू करेंगे, हमने एक सेगमेंट बना दिया, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्रेफरेंशियल में हमने एक सेगमेंट नहीं बनाया, हमने प्रेफरेंशियल इन्वेस्टर्स बना दिए। यानी कि हम अपने क्रेडिटर्स को कर देंगे, हम अपने अंडरराइटर्स को कर देंगे, हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को कर देंगे, वो हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो हम क्या कह सकते हैं कि प्राइमरी मार्केट में जो हमारी न्यू इशू मार्केट है उसमें पहले तो 3 तरीके हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट इश्यूज एंड प्रेफरेंशियल इश्यूज। फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर में थ्रू प्रोस्पेक्टस है, ऑफर फॉर सेल है, प्राइवेट प्लेसमेंट है एंड EIPs है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है? सेकेंडरी मार्केट में मतलब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज का नाम तो हमने सुना ही हुआ है, अब तो सीरीज वीरीज के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा सुन लिया जाता है नाम। तो सेकेंडरी मार्केट वो होती है जहाँ पे ऑलरेडी इशूड जो हमारे हैं वो शेयर्स, जनरली शेयर्स में डील होता है सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट क्या कर रहा है कि वो जो भी बायर्स एंड सेलर्स हैं उनको एक तरह से, जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, हम उन दोनों को मिला रहे हैं। तो ब्रोकर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जिनके थ्रू हम काम करते हैं, वो इंटरमीडियरीज होते हैं, क्योंकि मेरे को शेयर्स परचेज करने हैं, तुम्हें सेल करने हैं, बट हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर्स हैं दे प्ले अ रोल ऑफ इंटरमीडियरी बिटवीन बोथ ऑफ अस। तो हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन हम उस ब्रोकर पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या हुआ? ये हमारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, इसके अकॉर्डिंगली इसने स्टॉक एक्सचेंज को सबसे पहले डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है जहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड, जो भी हमारे इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज हैं, और अगर वो नहीं हुई हैं, अब तो खैर ये पुरानी डेफिनेशन है, अब तो सिर्फ इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज ही हैं जो कि डील करती हैं, अपने शेयर्स लिस्ट करती हैं, क्योंकि अब तो रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर आपने पब्लिक इशू निकालना है तो लिस्टेड होनी ही चाहिए। ओनली लिस्टेड शेयर्स कैन बी इशूड टू पब्लिक, अनलिस्टेड तो इशू कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। करें स्टार्ट। धन्यवाद। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्या काम कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज? एक तो लिक्विडिटी दे रहा है, एक रेडीमेड मार्केट दे रहा है जिसके थ्रू आप जब भी चाहे सेल कर सकते हो। अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, तो ऑनलाइन सिस्टम में तो और भी इजी हो गया है। सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन हो जाती है। पूरी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट डिमांड सप्लाई पे चलती है। तो डिमांड सप्लाई से जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, तो किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज़ का वैल्यू आ जाता है। लोगों में द स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट हैबिट, अगर मैं तुम्हें डेली सुबह 8 बजे बुला रही हूँ तो टू मेंटेन दिस कल्ट, मॉर्निंग कल्ट, आपको सुबह उठकर पढ़ने की आदत बने ताकि एग्ज़ाम में आपको नींद ना आए, ठीक है, इसीलिए आपको ये हैबिट डाली है। तो एक स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट मतलब लोगों में इक्विटी में इन्वेस्ट करने की एक हैबिट डालना, वो स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि ये एक ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन इन वन सेंस इज रॉन्ग, ठीक है, बट टू सम एक्सटेंट, जैसे कहते हैं ना अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो टू सम एक्सटेंट स्पेकुलेशन इज गुड। उसके बाद स्पेकुलेशन गड़बड़ है। तो क्योंकि अगर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ किसी भी इकोनॉमी में होती है ना, तो वो उस इकोनॉमी के लिए थोड़ा ग्रोथ का पार्ट बन जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हमारा जो स्पेकुलेशन का स्कोप है वो बना रहता है। जैसे अभी 1-2 दिन पहले की न्यूज़ में आया था कि एकदम से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट 1000 पॉइंट गिर गया, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनसे गिरता है, उठता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत कुछ होता है, बजट भी आता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में फ़र्क पड़ता है। तो ये जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हैं, इससे हम एकदम से कमा भी लेते हैं, एकदम से नुकसान भी होता है। तो टू सम एक्सटेंट दिस इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी।
तो वो स्टॉक एक्सचेंज बेस प्रोवाइड कर रहा है कि आप विद इन सर्टेन लिमिट ये एक्टिविटीज़ इकोनॉमी में होती रहे। सेफ्टी ऑफ डीलिंग तो है ही, डीलिंग में सेफ्टी है ही, ठीक है ना, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और पूरा उन पे निगाह रखी जा रही है। अभी हम करेंगे सेबी वगैरह को भी करेंगे, उसके फंक्शंस भी करेंगे, तो वो पूरा निगाह रख रहे हैं। कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। मैंने कहा ना कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, तो ये भी फ़ायदा है इसका, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कुछ टर्म होती है, एक टर्म होती है डीमेट्रोलाइजेशन और एक होती है डीम्यूचुअलाइजेशन। दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? डीमेटेरियलाइजेशन है कि फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाना, फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाना डीमेटेरियलाइजेशन है। डीम्यूचुअलाइजेशन ओनरशिप राइट्स डीम्यूचुअलाइजेशन पता नहीं, लेकिन वही था कि जिनके राइट्स हैं ट्रेडर्स के वो खत्म हो जाए, वो सेपरेट हो जाएंगे ट्रेडिंग की वजह से। देखो, डीमेट्रोलाइजेशन का मतलब हुआ कि आप फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, और अगर यही हमारा रीमेटेरियलाइजेशन होता तो रीमेटेरियलाइजेशन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से वापस फिजिकल फॉर्म में लाना, ठीक है। डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब हुआ कि ओनरशिप एंड कंट्रोल सेपरेट करना। तो डीम्यूचुअलाइजेशन सेपरेट्स द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स। मतलब कि ये क्या करता है, ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास शेयर्स थे, एक ब्रोकर ने उन शेयर्स को मुझे दे दिया, अभी तक ओनरशिप एंड कंट्रोल तुम्हारे पास था, अब वो मेरे पास ट्रांसफर हो गया, तो इसको करने में हेल्प किसने की? ब्रोकर ने, स्टॉक एक्सचेंज ने। दैट इज डीम्यूचुअलाइजेशन। अच्छा, सब ट्रांसफर करना उसको, ये डीम्यूचुअलाइजेशन है। क्या करना? ट्रांसफर जो होता है किसी और को बेचना। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि इंटरमीडियरीज हो रहे हैं बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। तो पहले क्या होता था कि जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होता था, तो ये जितनी भी ओनरशिप और कंट्रोल होता था, इसमें कुछ डेज का डिफरेंस हो जाता था। तो उन डेज के डिफरेंस होने की वजह से, क्योंकि अभी तो क्या होता है इमीडिएटली हो जाता है। जैसे अभी क्या है, मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तुमने मुझे करने हैं, इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो गए ना। पहले इमीडिएटली इतना तो नहीं होता था, टाइम प्रोसेस लेता था। तो उतने टाइम के लिए उस पैसे पे किसका हक है, उतने टाइम के लिए उन शेयर्स पे किसकी ओनरशिप है? ठीक है, कंपनी की क्यों ओनरशिप होगी? कंपनी की क्यों है? उसी की होगी पहले तो। कंपनी की ओनरशिप तो कैसे रह सकते, कंपनी की कोई ओनरशिप नहीं होती, ठीक है ना। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट था, अब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। उन्होंने डीम्यूचुअलाइजेशन कर दिया कि उन्होंने वो उसी समय पता लग जाता है कि अब किसकी ओनरशिप है, चाहे फंड्स ट्रांसफर हो या ना हो, लेकिन ओनरशिप एंड कंट्रोल इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाते हैं। तो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड डीम्यूचुअलाइजेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम आ गया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम में हमें क्या बेनिफिट हुआ? जो पुराना सिस्टम था उसमें तुम लोगों ने अगर मूवी देखी है हर्षद मेहता वगैरह वाली, तो तुमने देखा होगा, या पुरानी मूवीज़ में भी तुमने देखा होगा, स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके बाहर खड़े होकर सब लोग बिडिंग कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और उस बिडिंग में फिर गड़बड़ भी बहुत हो रही है। तो पहले ये वाला सिस्टम था, आपको सिर्फ ब्रोकर पे बेस्ड थे, मतलब शेयर्स का प्राइस क्या है इसके लिए आप सिर्फ ब्रोकर पे बेस्ड हो, उसने जो बोला वही है। लेकिन अब बहुत ट्रांसपेरेंसी हो गई है, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया। आप खुद जब भी चाहो आप अपने शेयर्स के प्राइस देख सकते हो। आप ऑनलाइन जाओगे और आपको अपने शेयर्स के एग्जिस्टिंग वैल्यू पता लग जाएगी कितनी है मेरी, ठीक है। तो अब बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है, क्योंकि अब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो गई है।
इससे हमारा टाइम सेव हो गया, कॉस्ट सेव हो गई, रिस्क बहुत कम हो गया और ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करने लग गए। फिजिकल फॉर्म में आने के लिए आपको टेलीफोन कर रहे हो, टेलीफोन की लाइंस बिजी हो रही हैं, ठीक है, तो आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। अब तो इमीडिएटली आपने एक मैसेज किया और आप, जैसे मान लो मुझे गोल्ड भी खरीदना है, तो मैंने कहा कि मुझे गोल्ड खरीदना है इतना, मुझे इस समय रेट जो है, इस समय रेट बहुत अच्छा है मुझे, तो अब चाहे फिजिकल फॉर्म में गोल्ड मेरे पास 4 दिन बाद आए, चाहे मैं उसकी पेमेंट 10 दिन में करूँ, लेकिन मेरा अब वो मेरा नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। ऐसे ही सिक्योरिटीज एक्सचेंज में फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, बट द मोमेंट यू कन्फर्म द डील, आपकी डील फिक्स हो गई उसी डेट पर और सिंगल है, मतलब आपका एक यूनिफॉर्म ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर कंट्री। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और है, जैसे पहले क्या होता था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कुछ और प्राइस चल रहा है बिडिंग के हिसाब से, कोलकाता में कुछ और चल रहा है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में कुछ और चल रहा है, सेम कंपनी के शेयर्स का प्राइस सब जगह अलग अलग चल रहा है, तो कितना मुश्किल है उसको मैनेज करना। लेकिन अब ऑल ओवर कंट्री सेम प्लेटफॉर्म है, सेम प्राइस चल रहा है, ठीक है। फिर जब ये सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है तो इसमें एक रूलिंग सेटलमेंट होती है। रूलिंग सेटलमेंट मतलब T+2 सेटलमेंट। T+T इज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन +2 सेटलमेंट, यानी कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उसके विद इन 2 डेज आपको सेटलमेंट करने हैं। मतलब 2 दिन आपके पास खेलने के लिए हैं, खेल लो आप 2 दिन खेलने के बाद आपको फिर 2 दिन के बाद उसे सेटल करना होता है, जितना भी सेल परचेज किया है। पहले 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन 2003 से ये सक्सेसफुली रन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या फ़ायदा है, रोलिंग सेटलमेंट जब हमारी हो रही है तो वो रोलिंग हो रही है, मतलब जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये हो रहा है। तो मंडे के T+2 यहाँ हो रही है, ये यहाँ हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, तो रोलिंग सेटलमेंट है, ठीक है। संडे तो होता ही नहीं ना, वर्किंग सैटरडे संडे ऑफ रहती है ना बेटा मार्केट। ट्यूसडे को होगी, फ्राइडे वाली मंडे जाएगी डायरेक्ट, मंडे वर्किंग डे पे जाएगी ना, ट्यूसडे सैटरडे होता है, नहीं होता। तो 2 दिन छोड़ के हुई ना। एक्सेप्शन केस में कभी कभी हो जाता है। हम एक्सेप्शन नहीं पढ़ रहे, हम स्टॉक मार्केट को इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे, वो अपने पढ़ने बैठ गए तो बहुत लंबी चीज़ हो जाती है, तो लिमिटेड रखना है खुद को, ठीक है। तो हमारे पास ये रोलिंग सेटलमेंट होता है। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, जब भी आप ब्रोकर के थ्रू कोई भी सेल परचेज करने के लिए सेटल करते हैं, कोई भी ऑर्डर कंफर्मेशन देते हैं, तो उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करते हैं। भाई देख लो, जैसे तुमने ऑनलाइन शॉपिंग की है, आपको पेमेंट करने से पहले वो पूरा आपको दिखा देते हैं ना, रिव्यू योर ऑर्डर। रिव्यू योर ऑर्डर में क्या है, आपने इतना इतना किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट हो गया, जिसमें आपका क्या प्राइस है, कितने बजे है, ब्रोकरेज चार्जेस क्या हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कितने परचेज किए हैं, सेल किए, सब आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट नोट में, कौन सी कंपनी के हैं, सब एवरीथिंग, ठीक है। फिर एक होता है पे इन डे, एक होता है पे आउट डे। पे इन डे मतलब T+2 हमारा चल रहा है, तो पे इन डे मतलब कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड, यानी कि T+2 यानी कि जब भी आपने सिक्योरिटीज डिलीवर की उससे पहले वो जो पेमेंट हो रही है, पे इन डे। पे आउट जब आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, जब एक्सचेंज ने शेयर्स डिलीवर कर दिए और आपने पेमेंट कर दी, ठीक है, तो पे इन डे, पे आउट डे। फिर एक होता है डिपॉजिटरी, एक होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी कौन हो गए, जैसे कि NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, या CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये 2 डिपॉजिटरीज हैं जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे सारी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। अब इनके पार्टिसिपेंट्स कौन हो गए, इनके पार्टिसिपेंट्स हो गए बैंक्स, हो गए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो भी इंटरमीडियरीज होते हैं, जो डीमैट अकाउंट, जी डीमैटेराइजेशन अकाउंट जहाँ पे हम ओपन करते हैं, जिनके साथ हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, वो सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो गए। तो अब जैसे, और इसका प्रोसेस के लिए सब बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोसेस होता है, बिल्कुल वही प्रोसेस है। पहला कि फर्स्ट अप्रोच है ब्रोकर, सबसे पहले आप ब्रोकर को अप्रोच करेंगे या सब ब्रोकर को अप्रोच करेंगे जिसके थ्रू आपने सेल परचेज की एक्टिविटी करनी है। फिर आप एक क्लाइंट एग्रीमेंट साइन करेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। पैन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है
दिस इज़ द, वैसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बैंक अकाउंट की डिटेल्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, आधार कार्ड चाहिए आपका, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन वो तो फिर पैन अगर उसको इशू हो गया तो ये डॉक्यूमेंट्स तो होते ही होते हैं, तो पैन इज़ मस्ट, आपका उस डॉक्यूमेंट में पैन नंबर लिखा जाता है। फिर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, फिर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप प्राइस जब कोट होता है तो आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ प्राइस आप एक कंफर्मेशन स्लिप इशू कर देते हो कि भाई देखो, ब्रोकर ये कहते हैं कि देखो ये कंफर्मेशन स्लिप है कि आपने ये कहा है, पक्का यही करना है ना या कुछ और करना है। ये हम स्टेप्स में 10 स्टेप पढ़ रहे हैं, लेकिन होता ये बिल्कुल एक बार में नहीं। जैसे आप शॉपिंग में करते हो ना, हम बोलने में इतने सारे स्टेप्स लिख रहे हैं, लेकिन हो तो सब विद इन सम मिनट्स ही हो रहा है ना। लिखना तो 10 ही पढ़ेंगे ना। हाँ, लिखना तो प्रॉपर ही पढ़ेंगे। मैं ये बता रही हूँ कि स्टेप हमारा होता शॉर्ट में ही है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस ऐसे नहीं होता है, होता फटाफट ही है। लिखने में आपको तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिखते हो, आपको एक 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो वो तो यूँ करके बन जाता है, लेकिन लिखना तो पूरा ही पड़ता है ना, तो स्टेप्स तो पूरे ही लिखोगे। तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, फिर आप चेक करते हो प्राइसेस को कंफर्म करते हो, फिर कंफर्मेशन स्लिप आती है, फिर विद इन 24 आवर्स वो जो ब्रोकर है वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर देगा, और कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करते ही आपको एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर मिल जाएगा, यूनिक ऑर्डर कोड नंबर असाइन हो जाएगा, ठीक है, और पेमेंट प्रोसेस करके शेयर्स की डिलीवरी हो जाएगी, बस हो गया। दिक्कत इसमें कोई? रटने में क्या दिक्कत है? ब्रोकर को अप्रोच किया, ठीक है, क्लाइंट एग्रीमेंट साइन किया, डीमैट अकाउंट ओपन किया, ऑर्डर प्लेस किया, प्राइस चेक किए, 5 स्टेप हो गए प्राइस चेक करने तक। फिर कंफर्मेशन स्लिप इशू की, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया, यूनिक ऑर्डर इशू हो गया, पेमेंट हो गई और शेयर्स आ गए। अब होता क्या है, नॉर्मली जो शेयर्स होते हैं उन शेयर्स पे हम मार्केट में कितने भी बार डीलिंग हो सकती है, मतलब जो शेयर्स हैं मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं उसमें कितनी भी हो सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी शेयर्स में शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं तो उनकी डीलिंग में थोड़ा सा, अभी क्या है, कंपनी लूप में नहीं है, अभी तक हमने जो ये किया उसमें कंपनी कहीं भी लूप में नहीं आई है, लेकिन जैसे ही शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं अब कंपनी लूप में आ गई। शेयर सर्टिफिकेट मतलब प्रूफ ऑफ ओनरशिप, मतलब ओनरशिप का प्रूफ मिल गया कि मेरे शेयर्स हैं। अब अगर मुझे शेयर सेल करने हैं तो मुझे कंपनी को बताना पड़ेगा कि भाई इन सर्टिफिकेट्स को मैं आपको वापस कर रही हूँ और आप ये शेयर सर्टिफिकेट दूसरे को इशू कर दो, क्योंकि कंपनी के रजिस्टर में मेरा नाम है, शेयर सर्टिफिकेट मेरे लिए इशू है। तो जब तक, और ये ऐसा दिक्कत कहाँ आएगी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जब भी कंपनी डिविडेंड इशू करेगी तो कंपनी के पास मेरी डिटेल्स हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी कंपनी के शेयर्स अगर इस तरह से लेते हो कि हमें लॉन्ग टर्म तक रखने हैं और पता है कि वो कंपनी डिविडेंड देने वाली है, तो ज़रूर ये एक्टिविटी करनी है कि कंपनी शेयर सर्टिफिकेट्स लो, वरना पता लगेगा तुमने शेयर्स तो परचेज कर लिए और डिविडेंड पहले वाला खा रहा है आराम से बैठ के। गलती आपकी है क्योंकि खरीदा आपने, प्रिकॉशंस आपने नहीं लिए हैं, ठीक है। और बेचे तो किसी का मतलब शेयर सर्टिफिकेट, वो उसको क्या मतलब है, तुम्हारे को देखना है तो, ठीक है। तीसरा भी सो रहा हो तो मुझे पता नहीं, प्रत्युत तब से वीडियो ऑन नहीं किया, पता लगे सोते सुन रहा हो। नहीं मैं स्किन केयर करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर में आता है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 1988 में सेटअप हुआ था और बाद में 1992 में सेबी को लीगल स्टेटस मिल गया था और ये एज अ सेपरेट बॉडी एग्जिस्ट होने लग गई थी। सेबी को एस्टैब्लिश करना क्यों पड़ा था, क्योंकि बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ था और उस घोटाले के बाद जो इन्वेस्टर्स थे उनका इक्विटी मार्केट से यानी या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से ट्रस्ट खत्म हो गया था। इन्वेस्टर्स को ये लगने लग गया था कि ये तो सब फ्रॉड ही होता है, इसमें कोई इन्वेस्ट मत करो।
तो टू अगेन बिल्ड अप द ट्रस्ट ऑफ पीपल, और इन सब के लिए सेबी एज अ रेगुलेटरी बॉडी जो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करेगी वो आई। कंपनीज एक्ट तो चल ही रहा था, लेकिन कंपनीज एक्ट को किसी ने कोई इज्जत दी नहीं इतनी, और कंपनीज एक्ट में स्टॉक मार्केट के में डील करने के लिए प्रोविजंस एज सच कोई बहुत स्पेसिफिकली थे भी नहीं। तो इसीलिए सेबी को करना पड़ा कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि जो भी सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं उनको एक प्रोटेक्शन फील हो और दे कॉन्फिडेंटली दे कैन इन्वेस्ट इनटू द मार्केट। तो उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बनाए, उन्होंने ये बताया कि आपको कैसे काम करना है, उन्होंने इशूअर जो इशू कर रहा है सिक्योरिटीज़ उनके लिए, यानी कि जो कॉरपोरेट्स हैं उनके लिए रूल्स बनाए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए, और जो इंटरमीडियरीज हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। तो 3 ग्रुप होते हैं, एक है इशूअर जिसने सिक्योरिटीज इशू की, एक है इंटरमीडियरी ब्रोकर्स, और एक है इन्वेस्टर्स। 3 हमारे पास ग्रुप हैं, यानी कि जो इशूअर है और जो इन्वेस्टर है इन दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है? ब्रोकर। तो उन्होंने तीनों के लिए कि इशूअर जो है वो कैसे कैसे ध्यान रखेंगे बातें, क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे, वो अननेसेसरी की कॉस्ट ना दें, इशू प्राइस अपना सही रखें, ब्रोकर अननेसेसरी के चार्जेस ना दें, अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई धोखाधड़ी ना करें, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरा प्रोटेक्ट करना, उनको पूरा एजुकेट करना, नॉलेज देना कि ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी है ना कि आप अगर अपने राइट्स यूज़ कर रहे हो तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो पता होनी चाहिए, तो उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है। सेम यहाँ पे उन्होंने उनको एजुकेट किया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहे? ऑब्जेक्टिव रहे कि ऑर्डरली फंक्शनिंग रहे, जो भी राइट्स हैं इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स के वो प्रोटेक्ट रहें, ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस को, सेल्फ रेगुलेशंस को इम्पोर्टेंस देनी, और कोड ऑफ कंडक्ट इशू करना टू फेयर प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरमीडियरीज। तो जो भी फंक्शंस हैं वो फंक्शंस हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? डेवलपमेंट फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस। इसमें जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, अगर आप बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, अब तो खैर सीबीएसई भी थोड़ा बोर हो गया शायद देते देते, तो बहुत टाइम से दे नहीं रहे हैं, लेकिन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वॉच डॉग, सेबी इज़ द वॉच डॉग। तो जब भी वॉच डॉग वाला आ जाएगा, रहने दे कोई बात नहीं, जब भी वॉच डॉग वाला आ जाएगा तो आपको प्रोटेक्टिव लिखना है। ठीक है, क्योंकि डॉग प्रोटेक्ट करता है ना आपको, इसलिए बता रही हूँ, मुझे मत याद दिलाओ भाई। डेवलपमेंट फंक्शंस में क्या होता है? इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, इंटरमीडियरीज को ट्रेन करना, कोड ऑफ कंडक्ट इशू करना टू प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस। अगर लिखा बताओ तो तीनों बता दो। पानी देना। रिसर्च करना, रिसर्च एंड पब्लिश इंफॉर्मेशन, जो भी रिसर्च हो रही है उनको पब्लिकेशन देना, ट्रेनिंग देना। रेगुलेटरी फंक्शन में क्या हो रहा है? जो भी ब्रोकर्स हैं उनको रजिस्टर करना, रेगुलेट करना। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर्स को पूरा ट्रेन करना, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में काम हो रहा है उसका प्रॉपर ऑडिट करना, जो भी फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उन पे काम करना। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? अंदर की खबर को बाहर देना, खबरी लाल वाला काम, उसको कंट्रोल करना कि खबरी लाल कोई ना बने और अंदर की इंफॉर्मेशन लीक ना करे और उसका बेनिफिट ना उठाए। ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं? वही टू प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। प्राइस रिगिंग को कंट्रोल करना, प्राइस रिगिंग मतलब अपने हिसाब से प्राइसेस को मैनिपुलेट करना, प्राइस रिगिंग, प्राइस में खेलना। प्राइस रिगिंग जो हाँ मतलब पहले तो सबने किए हैं कि प्राइस रिगिंग बहुत करते थे, अपने हिसाब से प्राइस को खेलते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करना, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, ये सब हमारा सेबी के फंक्शंस हैं। तो हमने ये चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया, बढ़िया से ख़त्म कर लिया। अगेन आई एम टेलिंग यू, एक बार चैप्टर को पढ़ ज़रूर लेना, साथ साथ में केस स्टडी सॉल्व करना, कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, और फिर अगर डाउट आता है तो मुझे ग्रुप में भेज देना। ठीक है, धन्यवाद। अब हम करेंगे चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है
चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है तो याद आ ही गया, हमने कल की क्लास में किया था कि मैनेजमेंट क्या होता है। अब हमने कहा था कि मैनेजमेंट एज ए साइंस है। मैनेजमेंट एज ए साइंस है मतलब इसके भी अपने खुद के प्रिंसिपल्स हैं। अब प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस में क्या डिफरेंस होता है? प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस में क्या डिफरेंस होता है? प्रिंसिपल सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि रेकमेंड करते हैं कि फॉलो करो। वैल्यूज आर बेसिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आपको सोशली एक्सेप्टेबल बनाती हैं। और ट्रेडिशन आउट ऑफ प्रैक्टिस है जो कि बॉटम। तो प्रिंसिपल्स हमारे कुछ फंडामेंटल ट्रुथ हैं जो कि हमें एक गाइडलाइन देते हैं कोई भी काम करने के, वो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। जबकि उठा लो, जबकि ट्रेडिशंस हमारे बाय द प्रैक्टिस बनते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू हमारे कुछ ट्रेडिशंस बन जाते हैं। वैल्यूज़ हमारी बनती हैं जो कि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी कि वो हमारे सोसाइटी में हम बिहेवियर कैसा करेंगे उस पे बेसिस है, वो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जैसे कि प्रिंसिपल में हमने कहा कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, यानी कि अगर वन पर्सन विल गेट कमांड फ्रॉम वन पर्सन ओनली तो उससे डुप्लीकेशन ऑफ कमांड नहीं होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा काम में, ठीक है। जबकि वैल्यूज़ हमारी क्या कहती हैं कि अगर आप सड़क पे जा रहे हो, या अगर हम बिज़नेस के वैल्यूज़ की भी बात करें तो बिज़नेस की वैल्यूज़ ये कहते हैं कि डोंट ओवरचार्ज प्राइस फ्रॉम कस्टमर्स, ये वैल्यूज़ हैं। और ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन एक बिज़नेस के अंदर ये हो सकता है कि हमारा कोई भी न्यू एम्प्लॉय आएगा तो हम उनको कैसे वेलकम करेंगे, कोई रिटायर होगा तो कैसे वेलकम करेंगे, अगर फीमेल्स हमारे यहाँ की प्रेग्नेंट होती हैं हमारे तो हम उनके लिए कैसा वर्क कल्चर देंगे कि दे फील कंफर्टेबल, ये उनके ट्रेडिशंस में हैं और उनके वैल्यूज़ भी हैं कि वो उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशन और वैल्यू डिफ़र हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्रेम कैसे हो रहे हैं, अब हमें तो प्रिंसिपल पे फोकस करना है। तो प्रिंसिपल्स कैसे फ्रेम हो रहे हैं? एक तो बिहेवियर प्रिंसिपल जो कि रेगुलर ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो रहे हैं, जो कि फियोल के प्रिंसिपल हैं, उनको हम बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं कि वो रेगुलर एक्सपेरिमेंट वहाँ पे नहीं हो रहा, एक्सपीरियंस हो रहा है। लेकिन जो बाकायदा लैब एक्सपेरिमेंटेशन जिन्हें हम कहते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बने हैं, उन्हें वो है साइंटिफिक प्रिंसिपल जो कि टेलर के प्रिंसिपल्स हैं। तो फियोल के प्रिंसिपल्स हो गए, टेलर के प्रिंसिपल्स हो गए, ये हमें पढ़ने हैं। अब फियोल ने तो 14 प्रिंसिपल दिए हैं, लेकिन टेलर ने प्रिंसिपल के साथ साथ टेक्निक्स भी दिए हैं कि काम को अच्छा करना है तो उस काम को अच्छा करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हमें जो स्मूथ वर्किंग हो, यानी कि टेलर की जो टेक्निक्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं दे आर मोर रिलेटेड टू ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, इसीलिए हम कहते हैं जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है वहाँ पर टेलर के प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं, और जो टॉप मैनेजमेंट है वहाँ पे फियोल के, क्योंकि फियोल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में से आता क्या है? इस चैप्टर में से आपका केस स्टडीज़, देखो हर चैप्टर में से केस स्टडीज़ ही मेन है, आपका 80% पेपर केस स्टडीज़ बेस्ड ही है। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स हैं वो तो तुम लिख ही लोगे अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है। केस स्टडीज़ में ही मेजर आता है, और केस स्टडीज़ बेस्ड पेपर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आप रट लोगे आप आंसर लिख दोगे, लेकिन केस स्टडी आप सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है और कीवर्ड्स पता है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल्स हमारे हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, जर्नल गाइडलाइंस है, ये कोई लॉ नहीं है, ये जर्नल गाइडलाइंस है सिर्फ, ठीक है ना। प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन दोनों पर बेस्ड है, फियोल के प्रैक्टिस पर बेस्ड है और टेलर के एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि कोई रूल नहीं है तो फ्लेक्सिबल हैं, आपको अपने हिसाब से चेंज करना है। हम ये कह तो देते हैं कि जनरल गाइडलाइंस हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत रिजिडिटी है। आपको यूनिटी ऑफ कमांड है, ओके, यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल है, बट वो यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है उसको आपने किस तरह से यूज़ करना है। हो सकता है आप यूनिट ना रख के आप ये कहें कि भाई इस 2 लोगों से मिलेगा, तो ड्यूअल भी कर सकते हो, तो बट इनके 2 के अलावा किसी थर्ड से नहीं मिलेगा, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो।
तो बिहेवियरल है, आपके बिहेवियर को गाइडलाइन कर रहा है। एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हर एक प्रिंसिपल का रीज़न है कि वाई दे आर फ्रेम्ड एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट फॉर कंप्लाइंग विद इट, फॉर नॉट कंप्लाइंग विद इट। ठीक है, तो दोनों तरह से है। ठीक है, फिर वाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइटनेस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। आपको बहुत साल के एक्सपीरियंस करने के बाद समझ में आए और एक आपको वो पहले से बता रहे हैं, तो इसमें फ़र्क हो जाता है ना। ठीक है, तो मैनेजर्स को, जैसे कि प्रिंसिपल क्या कहता है, स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रिंसिपल होता है, स्टूडेंट्स के लिए प्रिंसिपल होता है कि लॉन्ग आवर्स की सिटिंग आपको करनी आनी चाहिए, पढ़ते समय माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, ये सब होते हैं। नहीं, ज़्यादा नहीं बता रही, गिन मत। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे ये प्रिंसिपल होते हैं, तो ये आपको पेरेंट्स टीचर्स बता देते हैं। अब अगर कोई कुछ नहीं बताएगा तो ऐसा थोड़ा है कि आप बेवकूफ़, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है आपको टाइम निकलने के बाद समझ में आए, फिर आपको हमें तो कोई बताने वाला था ही नहीं, हमें तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं, इसीलिए हम लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाए। मतलब आपने सुना नहीं या बताया नहीं, दोनों बातों में फ़र्क है। तो आपको हम बताते रहते हैं टाइम टू टाइम कि दीज आर द की प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस, रूल्स फॉर सक्सेस। आप इन्हें फॉलो करो तो सक्सेस विल बी योर्स। ठीक है ना, तो ऐसे ही मैनेजर्स को ये प्रिंसिपल्स बताते हैं कि किस तरह से आपको अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, वेस्टेज नहीं हो, जिससे कि वही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, हमने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, वन हेड वन प्लान। गुड मॉर्निंग। वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान का मतलब क्या हुआ कि जितने भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही प्लान के ऊपर काम करेगी, वो अलग अलग नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम आपका केस लेते हैं, एज अ स्टूडेंट आपके घर में हो सकता है आप चाहते हो कि हमें तो डिज़ाइनिंग में जाना है, पापा ने बोला नहीं सीए बनना है, मम्मी ने कहा नहीं टीचिंग में जाना है। तीन अलग अलग लोग हैं, जबकि तीन अलग अलग फील्ड्स हैं, तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, अपने मन के आपको करने को दे नहीं रहा, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, और आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे में हमारा जो भी यूनिटी है वो एक होनी चाहिए, वन हेड वन प्लान होनी चाहिए, तीनों को बैठ के डिस्कस करना चाहिए। तो ये हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं, जो भी डिसीजन है उनका कुछ बेसिस हैं। आपको बताया जा रहा है कि आपको ये बताया जा रहा है कि वाई यू शुड ऑप्ट फॉर दिस प्रिंसिपल। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स, जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाते हो, क्योंकि आप गाइडलाइंस के बेसिस पे चल रहे हो। इफ़ यू गो थ्रू विद अ गाइडलाइन तो आपको चेंजेस को अडॉप्ट करना इजी हो जाता है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल कर ही रहे हो, वेरी ऑब्वियस है। यू आर प्रोड्यूसिंग थ्रू सोशल रिसोर्सेज, तो आपको देने ही हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, इन प्रिंसिपल्स को बेसिस पे आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स भी 12th में होता है प्रोजेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, तो वो आपको एज अ ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि हाउ दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन रियल वर्ल्ड, और इन पे रेगुलरली रिसर्च होती रहती है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में ये प्रिंसिपल्स किस तरह से और मोल्ड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पहले फ्योल के प्रिंसिपल पढ़ेंगे। फ्योल के प्रिंसिपल्स में, फ्योल को हम कहते हैं द फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट। ठीक है, तो अगर एमसीक्यूज में आए द फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट, तो वो कौन है, फ्योल है। ठीक है, फ्योल ने ये क्लियरली बताया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो फ्योल ने जिस पे काम किया है वो मैनेजरियल स्किल्स पे काम किया है। तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो पूरी तरह डराइव हुए हैं इतने एक्सपीरियंस पे। तो उनके पास जो भी अप्रोच रही, उनके अप्रोच को हम कहते हैं पर्सपेक्टिव अप्रोच। पर्सपेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या हुआ, फ्योल का जो पर्सपेक्टिव है उसके अराउंड जो सारी अप्रोचेस हैं, हाँ, उन्होंने जो अपनी नॉलेज है अपना पर्सपेक्टिव दिया है कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है और मैं अपने पर्सपेक्टिव से प्रिंसिपल्स बनाए। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारा
पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब एवरी वर्क शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड इंटरेस्ट नेचर। मतलब आपके एम्प्लॉयज़ को जो इंटरेस्ट है और जो स्पेशलाइजेशन है उसके बेसिस पे हमें वर्क डिवाइड करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस वर्क एफिशिएंसी डिक्रीज, तो आपकी एफिशिएंसी, आपके वर्कर्स की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई स्पेशलाइज्ड है ह्यूमन रिसोर्स में तो हम उसको ह्यूमन रिसोर्स का काम दे रहे हैं, कोई स्पेशलाइज्ड है पब्लिक डीलिंग में तो हम उसे फ्रंट का काम दे रहे हैं पीपल को करने का। तो हर एक का अपना अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है। फिर नेक्स्ट होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब डिसीजन टेकिंग पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब टू फुलफिल अ टास्क विद ऑब्लिगेशन। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। अगर किसी को अथॉरिटी ज़्यादा मिल गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो होता क्या है वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और अथॉरिटी कम है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते क्योंकि उसको अथॉरिटी नहीं है। तो देयर शुड बी अ पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये बोलना कि वो दोनों इक्वल रहने से गलत है? इक्वल नहीं कह सकते हम, ऐसा नहीं कह सकते कि इक्वल होने चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि एडिक्वेट एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब बैलेंस में अगर थोड़ा ऐसे है या थोड़ा ऐसे है तो भी ओके है, बट ये वाला गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा सा बैलेंस रखना है उनको। तो हम कभी भी नहीं कहेंगे इक्वल। अगर असर्शन रीजनिंग में ये आ जाता है कि देयर शुड बी इक्वल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज रॉन्ग। ये असर्शन रॉन्ग है, इक्वल नहीं हो सकता, एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब इसका मतलब थिंग्स आर बीइंग केप्ट इन ऑर्डर। दोबारा बोलो। रूल्स एंड रेगुलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो सबऑर्डिनेट और उनसे सीनियर है सबको मानना चाहिए। मतलब अगर हमने कोई सिस्टम बनाया है तो उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, दैट इज़ डिसिप्लिन। ठीक है ना, अगर आपने अपना एक टाइम टेबल बनाया है तो उस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, दैट इज़ डिसिप्लिन। ठीक है ना, यूनिटी ऑफ कमांड तो मैं चैप्टर के स्टार्टिंग से बोले ही जा रही हूँ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी समझा दिया मैंने। फिर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेकेंडरी रखना चाहिए और जनरल इंटरेस्ट को फर्स्ट रखना चाहिए। अभी मान लो तुम में से किसी एक ने बोल दिया कि मैम ये टाइम कल का चेंज कर दो, फिर मैं कहूँ कि हाँ चल ठीक है, उसने बोल दिया मैंने कर दिया, तो मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस। लेकिन हाँ, अगर मैंने तुम सबसे पूछा कि भाई क्या ये टाइम सबको सूट कर रहा है और तुम सब एग्री कर गए, तो हमने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी इम्पोर्टेंस दी और जर्नल इंटरेस्ट को भी इम्पोर्टेंस दी। तो ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम टोटल इग्नोर कर दें, हमें लेकिन इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट में रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उसी को दे दें। ठीक है ना। फिर रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन हमें ये नहीं कहते कि बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया की क्या ही डेफिनेशन है, जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। मतलब एक रीजनेबल होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस, उसकी एफिशिएंसी, उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन होना चाहिए जो उसको एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे। देखो फुल सेटिस्फेक्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। जो कोई जिसको 10,000 रुपये महीना मिल रहा है, जिसको 10 लाख रुपए महीना मिल रहा है और जिसको 1 करोड़ रुपए महीना मिल रहा है, हर एक को कमी पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो ये कहे कि अरे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, तो सेटिस्फेक्शन पूरा तो कभी हो ही नहीं सकता। बट एक रीजनेबल सेटिस्फेक्शन कि हम जितना काम कर रहे हैं, हमें हमारी जितनी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से हमें सही अमाउंट मिल रहा है। ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आपका रिलेट करता है डिसीजन मेकिंग पावर से। कि एक होता है कि सारे डिसीजन हम खुद लें, मैं खुद लूँ। एक होता है कि मैंने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए और उसमें एक एक हेड बना दिया और उनको मैंने डिसीजन मेकिंग पावर दे दी कि यहाँ तक के डिसीजन तुम खुद ले लो, उसके आगे के मैं। तो ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ना कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। हमें दोनों का एक एप्रोप्रिएट मिक्स रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके। ठीक है। स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होती है? लाइन ऑफ कम्युनिकेशन।
हाँ यूँ ट्राइंगल बन रहा है। हाँ। अब यूँ ट्राइंगल में ये इससे इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये टॉप पे है, फिर ये इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, इसको दे रहा है। कम्युनिकेट करने के लिए मतलब हाँ एक चेन चल रही है ऐसे करके। अब ये जो चेन हमारी चल रही है इसमें बेनिफिट ये होता है कि हमें पता होता है कि कम्युनिकेशन कहाँ से कहाँ पास हो रही है, लेकिन फॉर्मल है क्योंकि ये, लेकिन इसमें कई बार डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, तो इसके लिए एक गैंग प्लान दे दिया कि जो ये वाले बैलेंस के लोग हैं आमने सामने वाले, ये आपस में बात कर सकते हैं। हम सिर्फ एक थोड़ी होता है ना कि आमने सामने की पावर है, वही बात कर सकते हैं। लाइक प्रोडक्शन मैनेजर है, वो अभी आउट ऑफ टाउन है, उसको अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रोडक्शन टीम का है मेंबर जो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम आई है, तो वो टेक्निकल के किसी भी बंदे को ऐसे कांटेक्ट कर सकता है। होता क्या है कि ये हमारा बैलेंस है, अब इससे ऊपर वाले से बात करनी है हमें अगर, तो ये डायरेक्ट इधर नहीं करेगा, या तो ये इधर करेगा और फिर ये ऊपर करेगा, दिस इज़ वन वे, या ये इधर करेगा और ये इससे करेगा। मतलब आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे बात कर सकते हो। गैंग प्लैंक स्ट्रेट हो गया ना। गैंग प्लैंक स्ट्रेट होता है। अगर ऊपर वाले से करनी तो आप अपने सामने वाले से करो, वो ऊपर से करेगा, या आप अपने ऊपर वाले से करो, वो इससे करेगा। दिस इज गैंग प्लैंक। ठीक है, ठीक है। रिएक्शन मतलब भाई हाँ तो बोलो ना, कहाँ दिक्कत है। एक अगर कोई भी मार्क कर देना। है ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ। तो सीधा सीईओ को अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं कर सकते, यही तो स्केलर चेन कह रही है। हर चीज़ के बेनिफिट्स भी है तो नुकसान भी तो है ना। ये इनफॉर्मल में तो कुछ भी हो जाए। ये फॉर्मल तो नहीं है, फॉर्मल की बात ही कर रहे हैं। मैं फॉर्मल में गैंग प्लैंक आपके साथ, गैंग प्लैंक ये होता है, ये है, ये फिर और ये, तो ये इससे बात कर सकता है, ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं। तो उनका था नहीं, ऐसे स्लैंटिंग भी डाल सकता है। स्लैंटिंग वो इससे बात करेगा, वो डायरेक्ट इसको अप्रोच नहीं कर सकता। स्लैंटिंग वो कहना चाह रहे जैसे कि अगर जो आपने सीधा बनाया आपने टेढ़ा बना, तो वो ये कह रहा है। वो तुम ये कह रहे हो कि ये ऐसे कर ले, ऐसे गैंग प्लैंक नहीं होता। ये तो इनफॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल में नहीं है, फॉर्मल है, लेकिन फिर वो स्केलर चेन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। करने को कर सकते हो, वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल, हम तभी तो बोल रहे हैं। हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन स्केलर चेन को ऐसे बना दे कि आप ऐसे कर सकते हो, फिर स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। करने को तो आप कोई ये इससे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अब हम लोग कुछ बात होती है, हम सीधा किसी कंपनी के सीईओ को रिपोर्ट कर देते हैं, जबकि अलाउड नहीं होता, फिर भी कर देते हो। सीधा प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गए पेरेंट्स, जबकि पेरेंट्स को पहले क्लास टीचर से बात करनी होती है। इसमें क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी आई जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कोई मनाही थोड़ा ना करेंगे, वो वहाँ पहुँच गया, इमरजेंसी है कोई, ये बंदा है नहीं, ये बंदा है नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, उसको जो देखेगा उससे बात करेगा। इमरजेंसी में आग लग गई तो वेट थोड़ा करेगा इसके आने का, तो वो तो फिर एक्सेप्शनल हो गया ना बच्चा। अब तो गैंग प्लैंक तो होता ही इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी के लिए ये होता है, इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी घूम लोगे, ऐसे नहीं कि यहाँ जाओगे यहाँ जाओगे। गैंग प्लैंक ये कहता है कि आप अपने सामने वाले से बात कर सकते हो। गैंग प्लैंक इमरजेंसी के लिए ही होता है। मतलब अपने पड़ोसी से बात करो, किसी और से। हाँ, आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो यहाँ जाओ या यहाँ जाओ, ठीक है, फिर वो आगे जाएगा। यही तो इसका डिसएडवांटेज है कि गैंग प्लैंक होने के बावजूद भी स्केलर चेन समटाइम्स डज नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। ये तो डिसएडवांटेज हो गया इसका। तुम ये कह रहे हो कि ये बंदे को फिर गैंग प्लैंक या स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट ही क्या रह गया, ये बताओ। अगर वो किसी से भी बात कर सकता है, गैंग प्लैंक तो वो कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेरी मोड ऑफ हाँ बिल्कुल वही है, वही है कि इमरजेंसी जो सिचुएशन है उनको हैंडल कर सके स्केलर चेन के अंदर ही। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। गैंग प्लान का मतलब ही ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप कम्युनिकेट कर सको, बट उसके भी कुछ तरीके हैं। गैंग प्लान का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी चले जाओगे, ठीक है। गैंग प्लैंक कभी भी ये नहीं कहता। गैंग प्लैंक में भी एक सिस्टम है। बाकी टू मच इमरजेंसी अगर हो गई तब तो स्केलर चेन गैंग प्लैंक की परवाह नहीं की जाती, तब तो कहीं भी चले जाओ, वो तो फिर फॉर्मल ही होगा, वो इनफॉर्मल नहीं होगा। अगर कोई सिचुएशन है, हाँ मतलब उसको, उसके तो लिस्ट है कितनी, उसको तो फिर डिटेल में पढ़ना जाओ तो स्केलर चेन पे तो पूरा एक चैप्टर बना हुआ है। अगर हम उतनी डिटेल में जाके बात करना शुरू कर देंगे तो पूरा एक चैप्टर है, फियोल की पूरी एक बुक है जिसके 14 प्रिंसिपल्स है, 14 चैप्टर्स हैं।
तो उस वाली डिटेल पे हम जाना बैठेंगे तब तो बहुत सारे हैं, ये तो हम इसमें केसेस पढ़ा ही नहीं रहे हैं, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। अब हमें विद इन लिमिट पढ़ाई करनी है ना, इसलिए। फिर हमारे पास आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब हो गया यथास्थान। यथास्थान मतलब जो मटेरियल थिंग्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे आपका जो भी है, everything, every person should be at the right place where it should be। ठीक है ना, ये होना चाहिए। फिर इक्विटी मतलब there should not be any discrimination on behalf of color, gender, इन सब के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आपके वर्क पे जो कर सकते हैं, क्या जो आपने काम करा है, हाँ, उसके ऊपर, मतलब मैं समझी नहीं। जो आपका ट्रीटमेंट है, हाँ, वो परफॉर्मेंस के ऊपर, हाँ, वो परफॉर्मेंस के ऊपर होगा, आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर होगा। लेकिन आप इस बेसिस पे कि दो जनों की सेम क्वालिफिकेशन है, बट ये फीमेल है ये मेल है तो उसको सैलरी कम, उसको सैलरी ज़्यादा दें, ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, स्टैंडिंग जो है पूरा बोला करना, या जो सोशल बैकग्राउंड है वगैरह, हाँ, उसके बेसिस पे नहीं कर सकते हो। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी कि आपके एम्प्लॉयज़ अगर बहुत फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं छोड़ के, ठीक है, आपके एम्प्लॉय स्टेबल नहीं हैं, तो उस केस में आपके ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उनके एम्प्लॉयज़ वहाँ पे स्टेबल रहें। ठीक है, एज पर इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी इनिशिएटिव, ताकि दे टेक इनिशिएटिव फॉर फुलफिलिंग द टास्क, फॉर गिविंग न्यू आइडिया, फॉर गिविंग न्यू आइडियाज़। फिर एस्पिरिट डी कॉप्स, टीम स्पिरिट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट के साथ काम होना चाहिए। अगर टीम स्पिरिट नहीं होगी, सब इंडिविजुअल सोचेंगे, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और उससे कोई भी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारे आते हैं टेलर के। साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि मैम एक बार ये समझाते हैं। डिसिप्लिन में सपोज से है। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि सपोज मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट वेयर बाय वर्कर्स हैव एग्रीड टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट टू रिवाइव द कंपनी आउट ऑफ लॉस। ये उनके बीच में हो गया। अब इन रिटर्न मैनेजमेंट ने क्या प्रॉमिस किया कि टू इंक्रीज वेजेस ऑफ द वर्कर्स व्हेन द मिशन इज अकम्प्लिश्ड। तो मैनेजमेंट ने ये बोल दिया कि भाई अभी तुम लोग मत लो एक्स्ट्रा, जब हमारा मिशन अकम्प्लिश्ड हो जाएगा, हमारे लॉस रिकवर हो जाएंगे, तो हम आपको एडिशनल पेमेंट दे देंगे। मैनेजमेंट ने ऐसा बोला। तो डिसिप्लिन व्हेन अप्लाइड वुड मीन दैट वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ ओनर देयर ऑन कमिटमेंट्स। मतलब अब ऐसा भी ना हो कि मैनेजमेंट ने अगर बोला है कि जब उनके लॉस कवर हो जाएंगे तब वो दे देंगे, तो अब वो ना दें, तो मैनेजमेंट को अपना ऑनर रखना चाहिए कमिटमेंट का। वर्कर्स ने कहा है कि ठीक है, जब तक लॉस है तब तक हम बिना एक्स्ट्रा वेजेस के काम करेंगे, तो वर्कर्स को भी ये अपना कमिटमेंट फिर रखना चाहिए। तो वर्कर्स भी डिमांडिंग नहीं हो कि हमने एक्स्ट्रा काम किया तो दो, और मैनेजर्स को भी जैसे ही उनका लॉस रिकवर हो, प्रॉफिट अर्न करें, उनको। तो डिसिप्लिन के अंदर आता है भी और द कमिटमेंट्स। डिसिप्लिन का मतलब ही तो ये है ना कि आप जो भी पॉलिसीज बना रहे हो, रूल्स बना रहे हो, उनको ऑनर करो। ठीक है, बेटा कुंडी मत लगाओ ताकि कोई बेल ना बजाए बार बार। नहीं लगाई ना, तो अभी कुंडी लगी हुई थी जब तू आया। अच्छा, बैठो, भी 10 मिनट में शुरू करते हैं। टेलर, फिर टेलर के प्रिंसिपल्स। टेलर के प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया इसलिए करना है, ऐसा नहीं होता। जो भी हम प्रिंसिपल बनाते हैं उसके पीछे साइंस है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन है। फॉर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल
जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैं, ये सब इसमें कंसिडर होता है। ठीक है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी मतलब शांति से काम करो, नॉट डिस्कॉर्ड, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और इसी का एक्सटेंशन हो जाता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल थॉट्स पे नहीं जाना चाहिए, कॉपरेशन पे रहना चाहिए। एंड लास्ट इज मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यू कांट रिस्ट्रिक्ट आउटपुट टू द आउटपुट फॉर द एम्प्लॉयज़। आप ये नहीं कर सकते कि आप, जैसे हम आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ना कि तुम 10 मतलब 90% ही लेकर आओ, 95% ही लेकर आओ, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ना। मैक्सिमम 100 ला सकते हो तो 100 लाओ। अगर तुम्हें ये बोल दिया जाए कि नहीं 92 ही लाने हैं, एक ना कम नहीं एक ज़्यादा नहीं, तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इस तरह से मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है मैम, जो भी ऑर्डर का था वो प्रिंसिपल, तो उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? अगर उसमें पूछे कि इसमें बताओ केस स्टडी में कौन सा साइंटिफिक, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में लगे ही लगे, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। टेलर के तो 4 प्रिंसिपल्स हैं, उसके 14 हैं, सारे के सारे अकोमोडेट कैसे हो सकते हैं? और दोनों का ऑब्जेक्टिव ही अलग है। टेलर का ऑब्जेक्टिव है पूरा वर्क फ्लोर का है और उसका ऑब्जेक्टिव पूरा टॉप फ्लोर पे है। तो आप इनको ज़बरदस्ती रिलेट कर ही नहीं सकते। और ऐसा पूछेंगे क्यों जब हो ही नहीं सकते? तो जो हो सकते हैं वही पूछेंगे ना। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में होता है कि केस स्टडी आती है वो बहुत सिमिलर से जाती है। हाँ, तो तुम्हें कीवर्ड्स पे जाना है। हाँ, तो कैसे वो एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें कीवर्ड्स पे जाना है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में आप हार्मनी की बात कर रहे हो, उसमें इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे हो। दोनों की बातें अलग अलग हैं। तभी तो बुक में से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बावजूद भी आइडेंटिफिकेशन गलत इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों ने बुक नहीं पढ़ी होती। मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ, चाहे मैं आपको रिवाइज़ कराऊँ, चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल से रिवाइज़ करें, आप सिर्फ सुनने पे फोकस करोगे, अगर सिर्फ सुनोगे तो आप कभी भी आइडेंटिफाई ढंग से नहीं कर पाओगे। चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ की केस स्टडीज़ हों, चाहे वो अकाउंट्स के क्वेश्चंस हों, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है। बुक से नहीं पढ़ोगे तो आपको सुन के समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आप लिख नहीं पाओगे। उसके लिए बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम आते हैं टेक्निक्स पे। फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये प्रिंसिपल चलता है कि 1 मैन आर्मी से काम नहीं होता, मतलब 1 पर्सन कैन नॉट हैंडल ऑल द टास्क। उसके लिए हम 2 तरह से डिवाइड कर देते हैं, एक ऑपरेशनल और एक प्लानिंग। यानी कि टोटल 8 सुपरवाइजर्स हैं, 8 फॉरमैन हैं, एंड दैट 8 सुपरवाइजर्स डज द टास्क। जैसे एक रूट कलर क्या बता रहा है कि व्हाट इज़ द सीक्वेंस फॉर ऑपरेशंस, रूट क्या होगा, जबकि इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये बता रहे हैं कि जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड बाय हैंडलिंग द जॉब्स, आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए और कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि उनको कंट्रोलिंग ईजी हो जाए, हमें ये समझ में आ जाए कि अच्छा इस पर इतना टाइम लगना चाहिए और इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए। अगर इससे कम ज़्यादा हो रहा है, स्टैंडर्ड्स नहीं बनाएंगे, तो फिर आप कंट्रोल कैसे करोगे? ठीक है। गैंग बॉस ये देखता है कि जो भी आपका मशीन्स है, मटेरियल है, टूल्स हैं, ये सब आपके रेडी रहें, मतलब ऑपरेशनल हों। ठीक है। जबकि रिपेयर बॉस एक होता है, वो ये नहीं देखता कि वो ऑपरेशनल, वो तो उसकी वर्किंग कंडीशन देख रहा है। तो गैंग बॉस और रिपेयर बॉस में क्या डिफरेंस है? रिपेयर बॉस उनकी फंक्शनिंग देख रहा है, जबकि गैंग बॉस ये देख रहा है कि जिसके साथ जो कॉम्बिनेशन चाहिए वो चीज़ें सारी हैं। अगर फ़ोन है तो फ़ोन के साथ चार्जर है, तो जो भी मशीन्स हैं उसके साथ क्या क्या टूल्स चाहिए वो हैं। उनको ऑपरेट करके नहीं देखता वो रिपेयर बॉस ये देखता है कि क्या वो चल रहे हैं। गैंग बॉस ये देखता है कि क्या इनसे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो सब कुछ है इनके पास है या नहीं। हाँ ऑर्डर वाला ही तो हो गया कि सारा सामान होना चाहिए। हाँ, तो वो होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब ये नहीं है, ऑर्डर का मतलब ये है कि एवरीथिंग शुड बी एट द राइट प्लेस। वहाँ पे प्रोडक्शन वाली जगह पर है या नहीं है, ये गैंग बॉस देख रहा है। ऑर्डर अलग बात कर रहा है, इसलिए बिल्कुल भी रिलेट करने की कोशिश मत करो। और जब ज़बरदस्ती रिलेट करने पर आएंगे तो हम किसी को भी किसी से रिलेट तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो फिर ज़बरदस्ती रिलेशन तो कहीं भी बना दो उठा के। लेकिन जो चीज़ रिलेट नहीं करती उसमें अननेसेसरी मत रिलेट करने की कोशिश करो। स्पीड बॉस ये देख रहा है कि आपने जो काम
टाइम पे हमने जो सोचा था वो उस स्पीड से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो स्पीड बॉस आपकी एक्यूरेसी चेक करता है कि जो जॉब कंप्लीट हुई है वो एक्यूरेसी के साथ हुई है कि नहीं हुई है। इंस्पेक्टर ये देखता है कि जो क्वालिटी हमने सोचा था वो क्वालिटी पे काम हुआ है कि नहीं हुआ। और डिसिप्लिनर देखता है कि ऑर्डरली सिस्टमेटिक काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो यानी कि इंस्पेक्टर क्वालिटी चेक कर रहा है और डिसिप्लिनर सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस चेक कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक आती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ कि जो भी काम है उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स किए। मतलब हमने हर एक फेज़ के लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए कि हमारा जो भी आउटपुट है वो मैक्सिमम आउटपुट हमारा आए विद इन सर्टेन स्टैंडर्ड्स। और वो स्टैंडर्ड्स कैसे फिक्स होते हैं, वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन के साथ फिक्स होते हैं कि हमारा क्या टाइप होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड्स फिक्स नहीं करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं रहेगी। तो स्टैंडर्ड्स फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब हो गया कि जो भी ऐसी अननेसेसरी की हमारी डायमेंशंस हैं वो हम हटाएं और सिंप्लीफाई करें। मोशन स्टडी में क्या हो रहा है, मोशन स्टडी एक होती है वो कहती है टू रिमूव अननेसेसरी मोशंस। वो मोशंस को, अननेसेसरी मोशंस को रिमूव कर रही है, जबकि सिंप्लीफिकेशन एलिमिनेट कर रहे हैं सुपरफ्लुअस वैरायटीज़। मतलब ये वाली वैरायटी की ज़रूरत ही नहीं होती है तो उसे हटाओ, क्यों करना है, अननेसेसरी प्रोसेस में क्यों रखना है इसे। इस वाले साइज़ की कोई डिमांड ही नहीं आती है तो सिंप्लीफाई करो, इसको हटाओ। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन आपका एलिमिनेशन कर रहा है जो भी सुपरफ्लुअस वैरायटीज़ या साइज़ है। और स्टैंडर्डाइजेशन आपको सेट करके दे रहा है कि क्या आपको स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए न्यू साइज़ न्यू वैरायटी के। समझ में आया सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन में? क्लियर हुई ये दोनों बातें? तो सिंप्लीफिकेशन से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, आपको सिंप्लीफिकेशन से मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्ट मिल रहा है, आपकी कॉस्ट एनहेंस नहीं हो रही है, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। फिर फटीग स्टडी क्या हो रही है, फटीग मतलब थकना, थकना, रेस्ट इंटरवल्स कि कितने टाइम के बाद हमें कितना रेस्ट इंटरवल चाहिए, तो कितने ड्यूरेशन में रेस्ट इंटरवल चाहिए और कितनी देर का रेस्ट इंटरवल चाहिए, दैट इज़ वी स्टडी इन फटीग स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब हो गया कि देर आर सो मेनी वेज फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क, तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर परफॉर्मिंग द टास्क, तो वो हमारा मेथड स्टडी हो गया। ठीक है, टाइम स्टडी, टाइम स्टडी का मतलब हो गया एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना। और ये हम क्लॉक, हमारे पास इसके लिए पूरा क्लॉक्स होते हैं जिसको हम लगा के ये सेट करते हैं कि ये काम कितनी देर में हुआ है, जिससे कि हम उसको कंपैरिजन इजीली कर सकें। स्टैंडर्डाइजेशन। मोशन स्टडी मैंने बताया ही है कि हमें सिर्फ प्रोडक्टिव मोशंस पे काम करना है, अनप्रोडक्टिव पे नहीं करना है। फिर डिफरेंशियल वेज सिस्टम आता है कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना, तो जो एफिशिएंट है उनको रिवॉर्ड देना और इनएफिशिएंट को पनिश करना। इक्विटी हो गई, इक्विटी नहीं, इक्विटी की बात ही नहीं कर रहे, वही कह रही हो, तुम रिलेट करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इक्विटी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट के बीच की बात ही नहीं कर रहा बेटा, इक्विटी बात कर रहा है जेंडर बायसनेस पे, ठीक है ना, कलर, रेस, कास्ट, रिलीजन, इस पे बात कर रहा है। वो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट की बात उन्होंने उठाई ही नहीं है, प्रिंसिपल की बात ही नहीं करी, नॉर्मल इक्विटी जो शब्द है, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की बात मत कर। तो वही, तो यहाँ पे इक्विटी नहीं है ना, वही मैं समझा रही हूँ, इक्विटी की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, प्रिंसिपल नहीं, हम नॉर्मल वे में भी इक्विटी की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं एफिशिएंट एंड नॉन एफिशिएंट वर्कर में डिस्टिंग्विश करना। इक्विटी का मतलब तो ये होता है कि हम एफिशिएंट वाले को भी इतना दें, हम इनएफिशिएंट वाले को भी बुरा ना फील लें, राइट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हालांकि उसको भी रिलेट करके लिख मत देना, वो गलत हो जाएगा, बट ठीक है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इट इज ओके। मेंटल रिवॉल्यूशन है। हाँ, मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि जैसे कि मैनेजर को और स्टाफ को ये नहीं समझना चाहिए कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअली, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब अगर मैं सोचूं कि मैं ही हूँ, तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है, या तुम सोचो कि हम ही हैं, मैम की क्या है, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। स्टूडेंट्स नहीं है तो टीचर किसको पढ़ाएंगे, और अगर टीचर नहीं है तो स्टूडेंट किससे पढ़ेंगे, तो दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो दिस इज़ मेंटल रिवॉल्यूशन कि दोनों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे के
बातों को समझना चाहिए, ठीक है। अब जब जहाँ जोड़ सकते हो वहाँ किसी ने नहीं बोला। इसको तो हम फ्योल के एक प्रिंसिपल से रिलेट कर सकते हैं, अभी करा था हमने। ऑनर ऑफ डिसिप्लिन, कमिटमेंट को ऑनर करना, वही तो मेंटल रिवोल्यूशन है कि अपने अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करें, ठीक है। तो अब जब अगर वो केस स्टडी आ जाए, मान लो यही केस स्टडी जो मैंने अभी पढ़ी थी ये आ जाए, इसमें तुमसे पूछा जाए विच प्रिंसिपल अंडरलाइंग इन द सिचुएशन, तो आप डिसिप्लिन बोलोगे, लेकिन विच टेक्निक अंडरलाइंग इन द केस स्टडी, तो आप मेंटल रिवोल्यूशन बोलोगे। समझ गए? सेम केस स्टडी के दो आंसर हैं। आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो डिसिप्लिन बोलोगे, आपसे टेक्निक पूछा जाएगा तो आप मेंटल रिवोल्यूशन बोलोगे। अब बच्चे क्या करते हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि डिसिप्लिन में दी हुई है, तो वो सोचते हैं टेक्निक ऐसे ही वो लिख दिया होगा इन्होंने, उठा के लिख देते हैं डिसिप्लिन, जबकि टेक्निक पूछा है तो मेंटल रिवोल्यूशन। अब दोनों प्रिंसिपल्स हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, हेनरी फ्योल के भी और टेलर के भी इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों की कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि दोनों ही हमारी मैनेजमेंट को अच्छा काम करने के लिए गाइडलाइंस दे रहे हैं। और डिफरेंस ये है कि एक टॉप लेवल के लिए है तो टेलर शॉप लेवल के लिए है, हेनरी फ्योल के पर्सनल ऑब्जर्वेशन पर है तो उनके एक्सपेरिमेंटेशन पे है। कॉन्ट्राडिक्शन है, वहाँ पे वो यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहे हैं, वन पर्सन शुड गेट रिसीव फ्रॉम कमांड फ्रॉम वन पर्सन ओनली। यहाँ पे हम फंक्शनल फॉरमैनशिप की बात कर रहे हैं कि वन वर्कर इज गेटिंग कमांड फ्रॉम 8 सुपरवाइजर्स, तो ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन भी है। पर ठीक है, दोनों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है और अलग अलग जगह दोनों की इक्वल इम्पॉर्टेंस है। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि टेलर के प्रिंसिपल्स अच्छे हैं या फ्योल के अच्छे हैं, दोनों के अपने अपने कमिटमेंट्स हैं, ठीक है। अब बोलो, थोड़ा बीच में सेंटेंस पूरा करने दिया करो। फंक्शनल फोरमैनशिप में जैसे एक वर्कर को 8 लोगों से मिल रहा है, लेकिन जो उसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं 8 लोगों से, वो उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से होंगे ना, कि लाइक अगर तो हमने एक्सपर्टीज पढ़ी तो कि 8 की 8 किस किस में 8 की 8 किसकी है, तो लाइक उसमें भी फिर नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रडिक्शन। देखो, बहस करने के अगर हम करेंगे तब तो कुछ भी लिख दो, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं होना। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, एक लाइन के ऊपर यूनिटी ऑफ कमांड कह रहा है 1 से मिलने चाहिए, वो कह रहा है 8 से मिलने चाहिए, बस इतनी सी बात पे हमने कहा कॉन्ट्रडिक्शन है। अब अगर इनके जस्टिफिकेशन पे जाने बैठेंगे तो हर चीज़ का जस्टिफिकेशन है। मैंने कहा ना, FW टेलर की पूरी बुक है, एक जिसमें उसने सिर्फ प्रिंसिपल लिखे हैं, एक पूरी बुक है जिसमें कि पूरे टेक्निक्स लिखी हैं। तो अगर कोई चीज़ जो तुम 4 लाइन में पढ़ रहे हो उस पर 40 पेज लिखे हुए हैं, तो कुछ तो फालतू का नहीं लिखा होगा ना, काम की चीज़ें लिखी होंगी। बट हम उतना डिटेल में तो नहीं जा रहे, क्योंकि वी आर नॉट सपोज टू गो इन दैट मच ऑफ डिटेल। तो इसलिए वो इतना अगर हम करने बैठेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो हम लोगों को अभी जो हमारा पर्पस है वो ये है कि जो हमारी बुक में उसको हम शॉर्ट में ब्रीफ में पढ़ लें और रिवाइज कर लें, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।